नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड न्यूज़ बाय हर्ष चौरसिया पर। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दो फिगर है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद फिर आगे न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसरो ने क्या खास अनाउंस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मून वॉक्स left a lunar crater which Pragyan rover encountered on Sunday, and the path reacted by the rover on the lunar surface as seen by the navigation camera on board। तो कहने का मतलब है कि मून मिशन जो कि वर्तमान में हाल ही में भारत द्वारा जो किया गया था, तो रविवार यानी संडे के दिन जो है प्रज्ञान रोवर जैसे ही विक्रम लैंडर से बाहर आता है तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में वह एक गड्ढेनुमा संरचना पाता है और नेविगेशन कैमरा की मदद से वह पाता है कि उसके पाथ में जो वो गड्ढा है उसको रोवर जो है, प्रज्ञान रोवर जो बहुत ही आसानी से उसको इनकाउंटर करता है, यानी कि उसको बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गड्ढेनुमा ये संरचना दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप दूसरे फिगर में देख पाते हैं। तो यहाँ पर रोवर जो है अपना पाथ जो सीधा स्ट्रेट था उसको यहाँ से डाइवर्ट कर लेता है, मोड़ लेता है और कुशलतापूर्वक इस गड्ढे संरचना को वो पार कर जाता है। और ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बेहतरीन प्रदर्शन है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। और जिस तरह से भारत का झंडा पूरी दुनिया में और मून पर साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो फहराया है, वाकई एक खुशियां देने वाला है और गर्वान्वित करने वाला पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ कि क्या इसरो ने अनाउंस किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आदित्य L1 को 2 सितंबर को जो है पृथ्वी से लॉन्च कर रही है। आदित्य L1 इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन will be launched on September 2, the Indian Space Research Organization ISRO announced on Monday। तो कहने का मतलब है सूर्य का अध्ययन जो है स्टडी करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला जो है यानी कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो है आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। और ऐसा जो है इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पेस क्राफ्ट विल लिफ्ट ऑफ एट 11:50 AM फर्स्ट फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन द डे, द स्पेस एजेंसी पोस्टेड ऑन ट्विटर। ठीक है, तो कहने का मतलब भारतीय समय अनुसार जो है दिन के समय लगभग 11:50 पर आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा जो है यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से उड़ान भरेगा। और ऐसा जो है स्पेस एजेंसी ने, भारतीय स्पेस एजेंसी ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to ISRO, the spacecraft will be placed in a hollow orbit around the Lagrangian point 1, L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometer from the Earth। तो कहने का मतलब है इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान जो है यानी स्पेस क्राफ्ट अपना जो आदित्य L1 है वो लैग्रेंजिंग पॉइंट यानी लैग्रेंजिंग बिंदु जो है 1, इसको ऐसे समझते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो इस 15 किलोमीटर की दूरी के बीच में साइंटिस्टों द्वारा
5 बिंदु को बनाया गया है, जिसको L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। और ये इस पांचों बिंदु जो है इसलिए बनाया गया है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस बिंदु पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण सामान्य हो जाता है, यानी उस बिंदु पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ना पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण से उसको खींच पाएगा, ना ही सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण से उसको खींच पाएगा इस बिंदु पर। तो इसलिए जो है अपना आदित्य अंतरिक्ष यान जो भेजा जा रहा है उसको L1 दूरी पर भेजा जा रहा है, L1 बिंदु पर भेजा जा रहा है, इसलिए आदित्य L1 नाम दिया गया है। और L1 पॉइंट जो है उसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसको L1 नाम दिया गया है। ठीक है, तो उस L1 कक्षा में जो है अपने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को, स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर 120 days फॉर द स्पेस क्राफ्ट ऑफ रीच द L1, यानी कि L1 पॉइंट पर जो अपना आदित्य L1 जो पहुंचने का उम्मीद जो किया जा रहा है 120 दिन से भी अधिक समय लगेगा, यानी कि लगभग 4 महीने का समय जो है कम से कम आदित्य L1 को लगेगा। आगे बढ़ते हैं। द मिशन प्रोफाइल ऑफ आदित्य L1 स्टेट्स दैट ए सैटेलाइट प्लेस्ड इन द halo orbit around the L1 point has the major advantage। तो कहने का मतलब है आदित्य L1 के मिशन प्रोफाइल में कहा गया है कि L1 बिंदु यानी L1 पॉइंट के चारों ओर जो ऑर्बिट है, हेलो ऑर्बिट, तो हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 को रखने पर इसका मेजर एडवांटेज मिलेगा, यानी इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। The major advantage of continuously viewing the sun without any occultation eclipses, तो कहने का मतलब है बिना किसी ग्रहण, विदाउट एनी ऑक्यूलेशंस, और कंटिन्यूसली जो व्यूइंग जो है सूर्य को लगातार वहाँ से उस कक्षा से देखा जा सकता है और सूर्य का जो है अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ग्रहण का झंझट। जैसे कि अभी क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आती है तो भी ग्रहण लगता है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो भी उस स्थिति में ग्रहण लगता है। और कहीं ना कहीं सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से ओझल होता है, या चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर छाया हो जाता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाती है तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा L1 पॉइंट पर जो है नहीं होगा, यानी कि वहाँ से स्पष्ट रूप से सूर्य को देखा जा सकता है और कोई भी तरह की बाधाएं जो है वहाँ पे नहीं होगी। दिस विल प्रोवाइड ए ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज़ एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम। तो कहने का मतलब इससे वास्तविक समय में जो है रियल टाइम में सौर गतिविधि यानी कि सोलर एक्टिविटीज़ और स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष का मौसम पर जो है इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा L1 पॉइंट पर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन। तो कहने का मतलब है आदित्य L1 जो है वो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सन के बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण यानी ऑब्जर्व करने के लिए 7 पेलोड के साथ भेजा जाएगा। अब यहाँ कोरोना का मतलब ये नहीं जो कि अभी 2 साल पहले पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैला था। तो कोरोना का मतलब यहाँ ये है जैसे सन का जो बाहरी जो वातावरण है, परिमंडल है, उसको हम कोरोना कहते हैं और उसका अध्ययन करने के लिए जो है
पेलोड को भेजा जा रहा है, जिसमें कि 7 तरह के पेलोड है और सातों पेलोड का अलग अलग काम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजिंग द स्पेशल वेंटेज पॉइंट L1, 4 payloads directly view the sun and remaining 3 payloads carry out in situ studies of particles and fields at the Lagrange point L1, thus providing important scientific studies of the propagative effect of solar dynamics in the interplanetary medium। तो कहने का मतलब है इनमें जो 7 पेलोड जो भेजा जाएगा वो अलग अलग कार्यों, जैसे कि 4 तो सिर्फ सूर्य का अध्ययन करेगी और बाकी 3 पेलोड जो है वह लैग्रेंजिंग बिंदु जो है L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेगी, यानी कि सूर्य से जो सोलर फ्लेयर्स आता है उसमें जो कण होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव जो होता है उसका अध्ययन करेगी। ठीक है, तो द 7 पेलोड्स ऑन बोर्ड द सैटेलाइट आर विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, यानी कि VLC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLEXS, हायर एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट ASPEX, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA एंड एडवांस ट्राई एक्सल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो कहने का मतलब है कि सूर्य के और ग्रहों के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड की मॉनिटरिंग के लिए जो है मैग्नेटोमीटर नामक पेलोड को भेजा जा रहा है, और सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की निगरानी करने के लिए सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को भेजा जा रहा है। और ये सभी पेलोड के नाम हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तो सौर वायु की जांच करने के लिए जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डिवाइस भेजा जा रहा है। सूर्य के बाहरी आवरण कोरोना की जांच करने के लिए जो है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी को भेजा जा रहा है। सूर्य पर प्लाज्मा प्रवाह की जांच करने के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य को भेजा जा रहा है। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा तरंग जो है उसकी जांच करने के लिए सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को भेजा जा रहा है, एवं हाई एनर्जी एक्सरे का इस्तेमाल जो है 7 पेलोड के द्वारा किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये सोलर फ्लेयर जो है, ये सोलर फ्लेयर जो हमारे सूर्य को अगर आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे तो उससे विकराल ज्वालाएं जो है पृथ्वी की ओर धावा बोलती है, यानी कि पृथ्वी की ओर निकलती है, पूरे अंतरिक्ष में फैलती है। अब जैसा कि नाम से ही हम स्पष्ट है, सौर तूफान का सीधा जुड़ाव सौर मंडल से है। अब सोलर फ्लेयर को ही सौर तूफान बोलते हैं, तो उसका जो सीधा जुड़ाव जो है वो सौर मंडल से है, और सूर्य के चारों तरफ जो अपना स्पेस है उसमें वो फैलता है। अब जैसे ही उसमें गैस का जो आपस में टकराव होता है तो एक ज्वालामुखी की तरह वो फूटता है, और वो जो विशाल और विकराल ज्वालाओं का समूह में जो है फैल जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सोलर फ्लेयर जो है वो विकराल ज्वालाएं के रूप में जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोलर फ्लेयर यानी सौर तूफान, इसका सीधा जुड़ाव जो है वो सौर मंडल से है, और उसमें भी सीधे सूर्य से संबंधित है। असल में यह सूरज पर उठने वाली विशाल और विकराल ज्वालाओं का समूह है, जो कि गैसों की टकराव से विस्फोट होता है।
और उनसे जो है सोलर फ्लेयर निकलता है, सोलर तरंग निकलता है। इसको मतलब जो नाम दे सकते हैं आप, सोलर तरंग, सोलर तूफान। तो इस तरह से जो सूर्य से वो जो निकलता है सोलर फ्लेयर, अंततः ब्रह्मांड में फैल जाता है और इसकी रफ्तार जो है यानी 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और पृथ्वी पर यह बहुत ही बुरा असर डालती है। सौर ज्वाला यानी कि सौर फ्लेयर्स जो अवशोषित कणों की विशाल धाराएं जो निकलती है, उन्हें हम कोरोनल मास इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराती है तो ये सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित धरती पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स की एक धारा भेजती है, और जब ये पृथ्वी से टकराती है तो इसका असर जो है उपग्रहों यानी सैटेलाइट जैसे भिन्न भिन्न देशों द्वारा जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं उस पर पड़ता है, जिसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार तंत्र और बिजली की ग्रिड, समुद्री और हवाई परिवहन पर जो है व्यापक रूप से इसका असर पड़ता है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? तो हम बता दें कि आप इससे ऐसा पहले कई बार हो चुका है, और आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारा डेटा आपके सामने होगा। जैसे कि मैं एक बता देना चाहता हूँ कि 2011 ईस्वी में जो है चीन में एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर का अटैक हुआ था। सौर ऊर्जा के कारण जो है पूरे देश में रेडियो संचार जो है बाधित हो गया था, और इससे पहले भी 1989 और 1959 में इस तरह की घटना हुई है। तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।